हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेसस विजन। लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात की है डॉक्टर जॉनसन्स या एज ऑफ सेंसिबिलिटी को लेकर के, और वहां पर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो कि फेमस हैं एक बतौर लेक्सिकोग्राफर, एक क्रिटिक या एक राइटर के तौर पर, और उन्होंने किस तरीके से अपने वर्क्स में, चाहे वो उनका लाइव्स ऑफ पोएट्स हो जहां पर उन्होंने जॉन डन को एज मेटाफिजिकल पोएट इंक्लूड किया, या उनकी कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी जो कि 1755 में पूरी होती है, या उनके बहुत सारे ऐसे वर्क्स जिसमें उनकी सबसे फेमस पोयम एक है लंदन, उसके बारे में हमने आपसे बात की। आगे बढ़ते हुए हमने आपसे ओलिवर गोल्ड स्मिथ के बारे में बातें की, या और भी जो चीजें, चाहे वो विलियम ब्लेक को लेकर के हो, विलियम गॉडविन को लेकर के हो, इस तरीके से हमने आपसे वो चैप्टर या कह सकते हैं आप वो क्लास में हमने इस तरीके से डील किया। आज की हमारी जो क्लास है वो बेस्ड है रोमांटिक एज के ऊपर। रोमांटिक एज, जैसा कि मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि एक ऐसी एज है जिसका टाइम पीरियड बहुत ही कम है। 1798 से 1832, महज 34 इयर्स तक चली ये एज, लेकिन आज इंग्लिश लिटरेचर में ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली एज है। और क्यों? क्योंकि यहां पर जो राइटर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली, एक ऐसी दुनिया जो यहां की वास्तविकता से परे थी। यहां की वास्तविकता, इस दुनिया की जहां पर झूठ है, जहां पर फरेब है, जहां पर नफरत है, जहां पर द्वेष है, जहां पर स्वार्थ है, इस दुनिया से हट करके रोमांटिक एज के पोएट्स ने, चाहे वो विलियम वर्ड्सवर्थ हो, चाहे वो पीबी शेली हो, चाहे वो जॉन कीट्स हो, या कोई भी ऑथर हो, सबने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली और उसी को वो वास्तविकता मानने लगे। यानी कि जिस एज को हम रोमांटिक एज कंसिडर करते हैं, असल में ये एक रियलिस्टिक दौर था, एक रियलिज्म दौर था, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि उस फिलॉसफी को लेकर के सपोर्ट में थे। 1660 से शुरुआत होकर के 1798 तक, यानी लगभग 140 इयर्स तक का जो टाइम पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर में, वहां पर इलिटिसिज्म, हेरोइक कपलेट, रैशनैलिटी, विट, अपर क्लास, फैशन, मैनरिज्म, इन सब चीजों को लेकर के लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, जहां पर प्योरिटन डोमिनेंस इतना ज्यादा था कि इमोशंस को डिपिक्ट ही नहीं किया गया। 140 इयर्स का जो टाइम पीरियड था, वहां पर लोगों की सेंटिमेंट्स को लेकर के बातें ही नहीं की गई, वहां पर लोगों की फीलिंग्स को लेकर के बातें नहीं की गई। लूसी जैसी कोई बच्ची क्रिएट ही नहीं हुई जो क्या है, इललिजिटिमेट है। वर्ड्सवर्थ ने ऐसी बच्ची को, जो कि क्या है, एक इललिजिटिमेट बच्ची है, नाजायज है, उसको बताया कि क्या है, प्यार का ये ठीक है आउटकम है, लव का आउटकम है। क्रिटिक्स ये मानते हैं कि लूसी जो है वो वर्ड्सवर्थ की बच्ची कैरोलिन को सिंबलाइज करती है, जो कि उन्होंने कहां पर, फ्रांस में जो उनकी बिलवेड थी, जब उनको प्यार हुआ था तो उनसे वो प्रोड्यूस होती हैं, यानी उनसे उस बच्ची का जन्म होता है। रोमांटिक एज स्टार्ट होती है 1798 से और चलती है 1832 तक। 1798 में क्या होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज का एक जॉइंट एफर्ट, जिसको हम आज लिरिकल बैलेड्स के नाम से जानते हैं, वो पब्लिश होता है। एंड इट वाज अ कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स इन विच 19 पोएम्स वर कंट्रीब्यूटेड बाय वर्ड्सवर्थ एंड द रिमेनिंग 4 were done by S.T. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, the person who had an addiction of opium, sex and everything. लेकिन उस एडिक्शन में भी उसने ऐसे ऐसे वर्क्स को लिखा, and his masterpiece, The Rime of Ancient Mariner, is the most famous ballad of English literature, जहां पर कहानी है कुछ सेलर्स की, नाविकों की, एंड दिस स्टोरी इज बेस्ड अपॉन द थीम्स लाइक सिन, एक्सपिएशन एंड गिल्ट। दीज आर द थीम्स ऑफ दैट पोयम। लिरिकल बैलेड्स जब पब्लिश हुई 1798 में, तो वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम को पहले पायदान पर रखा हुआ था, यानी कि टोटल 23 पोयम्स में ये पोयम पहले नंबर पर थी। लेकिन
वो सोसाइटी, वो समाज जो 150 सालों तक बिल्कुल रैशनैलिटी की चीजों को लेकर के पढ़ रहा था, जो सटायर से, आयरनी से, ह्यूमर से भर चुका था, उसे इमोशंस एक बार की सूट ही नहीं की। This collection was received very badly and people disliked it and objected. They said, what kind of imagination you are talking about in your work? It is rubbish. And to defend his work, Wordsworth added a preface in his next edition in 1800 यानी कि 1800वें संस्करण में यहां पर लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, उन्होंने एक प्रीफेस जोड़ दिया। और वही पोयम जो जिसको उन्होंने पहले पायदान पे रखा हुआ था, राइम ऑफ एंसेंट मरीनर, उसको उन्होंने एक नंबर से खिसका करके उसको वो 23 नंबर पर लेकर के जाते हैं, 23rd नंबर पे। एंड देन पीपल रियलाइज्ड that what was the true value of this collection. Once again, emotions flourished in the minds of people because Wordsworth in his preface has written that the humble and rustic life was chosen. Means in the poems they were talking about humble and rustic life, means they were talking about ordinary men and women. They talked about solitary reaper, the woman who is reaping the grass and singing a song. Wordsworth is passing from that area and he wants to listen, he wants to know that which is that song to which the lady is singing. But he is unable to find out the real meaning of that song. But perhaps Wordsworth says that this is a song of sorrow, the song of sadness. Here there is a pain in that song which I am unable to understand. So before telling the other features of romantic age and its characteristics, let's come to the timeline and see what were the major years or dates on which the famous incidents happened at that time. So once again I welcome to all of you in the timeline. So first date is 1789, 1789, यानी कि मैं आपसे कल ही बता चुका हूं कि यहां पर इस एज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत सारी फ्रेंच हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि फ्रांस में जो भी चीजें घटित होती हैं उनका सीधा सीधा आउटकम सबसे पहले कहां पर आता है? इंग्लैंड में। Because both these countries are divided by English Channel and there's not much distance in it. So whatever happens in France, the outcomes are shown in England very soon. It was the mannerism, sophistication and other characteristic of restoration that took place at the time of Stuart Restoration. So it was the impact of French society, French civilization. So now we have romantic age and the first date is 1789, 1789, जहां पर पहला जो है वो क्या है? फॉल ऑफ बेस्टिल। फॉल ऑफ बेस्टिल, व्हाट इज दिस? Bastille is a prison. Bastille is a prison. Yes, Bastille is a prison. जहां पर क्या होता है? Bastille को माना जाता था कि फ्रेंच जो भी एट्रोसिटीज हैं कैदियों को लेकर के, जैसे हमारे यहां काला पानी की सजा होती थी, उसी तरीके से माना जाता था कि जो राजा था वो अगर किसी को बहुत सीवियर पनिशमेंट दे रहा है या उसकी जो आर्मरी है तो वो कहां पर थी? बेस्टिल में। आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 14 जुलाई को, 14 जुलाई को, यानी आज से करीब 20 दिन पहले या आप कह सकते हैं 25 दिन पहले क्या था? फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे था। एंड व्हाई दिस year or date is celebrated as the Independence Day of France? Because at this date, on 14th July 1789, people of France
एंटर्ड इन बैस्टिल एंड बर्ट इट, यानी कि यहां पर वो गए और उन्होंने इस जगह को आग लगा दी। उनको लगा था कि राजा अपने सारे वेपन्स, अपने हथियार यहीं पर रखता है, बट देयर दिस कॉन्सेप्शन वाज फेल्ड बिकॉज दे डिडंट गेट एनीथिंग फ्रॉम बैस्टिल, बट हियर they get the imprints of the atrocities done to the prisoners, and the very famous historical novel has been written on this. Do you remember the novel? This is A Tale of Two Cities by Charles Dickens. Charles Dickens, this novel deals with the French Revolution. And French Revolution what? It deals with pre, during एंड पोस्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि जो कहानी है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले, उसके दौरान और उसके बाद से डील करती है, जहां पर डॉक्टर मैनेटी को क्या किया गया है, कैद किया गया है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। इन द सेंटेंसेस ऑफ एंटीथेसिस, चार्ल्स डिकेंस बिगिंस दिस नॉवेल एंड दिस वॉज वन ऑफ हिज मास्टरपीसेस, अ टेल ऑफ टू सिटीज। तो यहां पर क्या होता है कि वो बैस्टिल की जेल को आग लगा देते हैं, और विलियम ब्लेक उसी टाइम पर, विलियम ब्लेक जिनको हम बारे में बात कर चुके हैं, जिनके बारे में, उनका पब्लिश होता है कौन सा कलेक्शन, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, वो भी इसी में आता है। आगे 1790 इमैनुअल कांत, कांत की फिलॉसफी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है कांत की फिलॉसफी। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, अगर मैं आपको सही बता रहा हूं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो अगर ये थोड़ा सा इसमें अगर कंफ्यूजन होगी, दुविधा होगी, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। शायद कांत का ये मानना था आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई एम, ठीक है, यानी कि वो ढूंढ रहा है कि क्या है, क्या है, फिर मैं हूं क्योंकि मेरा अस्तित्व है, हर चीज में वो उस चीज को देख रहे हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या है इमैनुअल कांत, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, और इसी समय आती है एन रेडक्लिफ की कौन सी गोथिक नॉवेल, या आप कह सकते हैं दूसरा एक वर्क है सिसिलियन रोमांस, वो पब्लिश होता है इस टाइम पर। और उसके बाद 1792 क्या हो रहा है, देखिए, एबोलिशन ऑफ फ्रेंच मोनार्की। क्या हुआ, फ्रेंच मोनार्की का यानी राजाशाही का एबोलिशन हो जाता है, पतन हो जाता है, एंड रिपब्लिक डिक्लेयर्ड, यानी दिस कंट्री वाज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक। एंड यू रिमेंबर दिस इज द टाइम पीरियड इन विच वर्ड्सवर्थ also went France, and there he met a girl and made love with her, and ultimately his daughter Caroline takes birth. तो यहां पर कौन थे वर्ड्सवर्थ, कैसे जाते हैं, कौन थी वो वुमन, इनके बारे में हम आपसे बात करेंगे आगे। अब देखिए एबोलिशन ऑफ फ्रेंच मोनार्की एंड रिपब्लिक डिक्लेयर्ड 1793 1793। 1791 में वर्ड्सवर्थ कहां पर गए हुए थे, फ्रांस। 1793 एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16th, यानी लुई 16वें का क्या होता है, एग्जीक्यूशन हो जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ। और इसी समय वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, वो एग्जिस्टेंस में आता है। आगे बढ़ते हैं 1794 1794 विलियम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, दूसरा वर्क, एंड ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी आया। और आगे देखिए गॉडविन, विलियम गॉडविन, सेलेब विलियम्स भी इसी में आता है। रेडक्लिफ का द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, कल हमने आपसे बात की है इस बारे में, वो भी इसी में आता है। 1796 1796 एसटी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, poems on various subjects appears in this age, in this time period. Now 1798 1798 William Wordsworth and S.T. Coleridge joint venture lyrical ballads came into existence, and whatever I have told you about lyrical ballads is true in the sense of this book. This is the very book to which I was talking about, lyrical ballads. Although the name of this collection is lyrical ballads, but there was only one ballad in this poem, and that is
rhyme of ancient mariner. So now let's come to the point. And 1799 1799 क्या हो रहा है? नेपोलियन becomes first consul. नेपोलियन बोनापार्ट becomes first consul. और इसी समय आता है वर्ड्सवर्थ का 2-part प्रिल्यूड, यानी कि 2-part प्रिल्यूड, यानी दूसरा पार्ट इसका प्रिल्यूड का 2-part प्रिल्यूड आता है 1800 1800। एक्ट ऑफ यूनियन विद आयरलैंड, यानी स्कॉटलैंड के बाद क्या होता है? 1707 में आया था एक्ट ऑफ यूनियन, जो स्कॉटलैंड को इससे जोड़ता है। और 1800 में अब जो एक्ट आया उसने क्या किया? आयरलैंड को भी इससे जोड़ दिया। ये दोनों देश क्या हो गए? यानी कि इसकी संसद को भी इंग्लैंड में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। लिरिकल बैलड्स विद प्रीफेस, और इसी समय क्या होता है? लिरिकल बैलड्स आती है जो इसके साथ क्या जुड़ा होता है? एक प्रीफेस। अब आगे देखिए, एजवर्थ, मारिया एजवर्थ ये नाम है। एंड हु इज मारिया एजवर्थ? She is the first lady, we can say, that who started writing regional novels. Remember the word regional novels. Which are the regional novels? Regional novels are those novels which deal a particular area in them. Like R.K. Narayan wrote about Malgudi. R.K. Narayan wrote about Malgudi. James Joyce wrote about Dublin. So these are the particular region to which these novels were written. So now come to the point. Maria Edgeworth publishes her novel Castle Recreant and 1802. Napoleon restores slavery in the French एम्पायर, यानी फ्रेंच एम्पायर में स्लेवरी को क्या करता है? रिस्टोर करता है। सो व्हाई एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल? ऑल एनिमल आर इक्वल बट सम एनिमल आर मोर देन इक्वल। व्हाई दिस? दिस इज बिकॉज दिस इज द नेपोलियन. He is the Napoleon who talked about liberty, fraternity, equality in French Revolution. Means at one hand you are talking about liberty from monarchy and equality among people and fraternity among people, but at the very next hand, other hand, you are restoring what? You are restoring slavery. So what kind of liberty and equality you are talking about? So that's why Orwell published his novel Animal Farm, and there he depicted that to rule is in the nature of human beings. The male pig who was appointed as a watchdog to guard the milk started enjoying his privilege. And there are lots of discrimination present in this novel, though George always was a staunch supporter of Marxism. This is the quality of Western, or we can say the Indians also. Sometimes whatever you believe, if you have the capability, then try to criticize that. Whenever there is your firm belief. This George Orwell supported Marxism, but at the same time he was criticizing this philosophy, because everybody talks about equality, but nobody wants that this should be happen in society. The person who talks about child labor gives long speeches in his oration style, and at his home a small child works. He sweeps the floor, he does other work, he does other households. So what kind of equality we give lecture? So first of all, we have to improve ourselves. So now let's come to the point. Slavery in the French Empire. And again 1803, Darwin who? Charles Darwin, Temple of Nature. Thomas Chatterton, collected works published. 1804, Blake, famous poem Milton publishes.
1807, Wordsworth, poems in 2 volumes. Lord Byron, Arts of Idleness. Charles and Mary Lamb, the famous brother and sister who published Tales from Shakespeare, and in 1807 it was a collection of 20 stories from Shakespeare. And though Mary Lamb was a mad girl, she stabbed her own mother in her madness, but Charles Lamb, who was her brother, kept always her with him and he never left the hand of his sister. This was a real fraternity between both these Charles Lamb and Mary Lamb, and Tales from Shakespeare is the best collection of Shakespeare's stories at that time and even today too. So now come to the point. In 1811, Jane Austen, Sense and Sensibility comes, and remember that these novels were written before 20 years. Jane Austen had hesitations that she must not publish these novels because first she was a girl, and at that time they did not have the liberty to publish their novels, and she wrote for her family's entertainment. And very late in 1811, she sends these novels for publication, and Sensibility comes, and Percy Bysshe Shelley, The Necessity of Atheism is published, and he was expelled from the university because of this. The Necessity of Atheism, 1812. Byron, Childe Harold's Pilgrimage, we have talked about this earlier. 1813, Austen, Pride and Prejudice, the famous love story of Elizabeth Bennet and Mr. Darcy. One had pride, another had prejudice, but ultimately both mingled and the love story becomes successful. And now another Sally Queen Mab, Coleridge's Remorse comes in existence. 1814, Austen means Jane Austen, Mansfield Park, Byron, The Corsair, Leigh Hunt, the famous writer of Cockney School of Poetry. Remember the word Cockney School of Poetry. क्या था? Cockney is a dialect. Cockney is a dialect. यानी कि जब हम इस फॉर्म में पोएम्स को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक ऐसी भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कॉमन परलेंस में नहीं है. और ली हंट, पीबी शैली, जॉन कीट्स, these were the 3 authors that became the target of critics at that time. There was a person, John Buchanan, who blamed these authors that they did not use standard language form in their writings. Because Leigh Hunt and John Keats were poor, they always were criticized. But P.B. Shelley ultimately was exempted. First, because he belonged to a rich family, and second, he was a son-in-law of William Godwin and Mary Wollstonecraft. But Leigh Hunt remained the victim of it. So remember the word Leigh Hunt and Cockney School of Poetry. His work, Feast of the Poets, Walter Scott, the father of historical novels. His novel Waverley comes. Wordsworth, The Excursion also appears in this year. So now next 1815, Byron, Lord Byron, Hebrew Melodies comes. Wordsworth's poems, his poem collection of poems. 1816, Coleridge, Kubla Khan, it's a very famous poem, but this is unfinished. Why? Because he has taken the booze of opium. अफीम के नशे में था, पोएम को लिख रहा था बड़ी तन्मयता के साथ में, और एक पर्सन जिसको कॉलरिज ने बताया है, पर्सन फ्रॉम पोरलॉक, वो आता है, दरवाजे पर दस्तक देता है, खट. इतना था एसटी कॉलरिज का जो नशा था ओपियम का, वो एकदम से हट जाता है. And this poem was never written again. कॉलरिज ने इसे अपने खुद के लिए पढ़ने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन बाद में
शायद बायरन के कहने पर उन्होंने इस पोयम को पब्लिश करा। एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोयम, वेरी फैंटास्टिक पोयम। इफ यू एवर गेट द अपॉर्चुनिटी, रीड इट, कुबला खान। एंड नाउ another Austen, Jane Austen, Emma the novel, the famous song, सुनो आयसा, तुम इतनी कोशिश कर लो तुमसा ना होगा कोई। Emma, the movie Aisa is based on Jane Austen's Emma, the famous love story of Abhay Deol and Sonam Kapoor। कभी मौका मिलेगा तो देखिएगा, लिटरेचर आपको सिखाता है आयसा। उसके बाद वाल्टर स्कॉट का द एंटीक्वेरी, और इसी समय आता है शैली का अलास्टर 1817। 1817 जेम्स मिल, यानी कौन? जेम्स स्टुअर्ट मिल, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया appears। and remember James Mill, why? for his book on liberty, the famous statement, आजादी आपको वहीं तक है जहां तक आप दूसरे की आजादी में बाधा नहीं बनते। ऑन लिबर्टी। आगे देखिए, कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया, इट्स अ फेमस क्रिटिक ऑफ द लिटरेचर एट दैट टाइम। S.T. Coleridge became the target of critics because of his using ghosts and supernatural elements in his poetry. And S.T. Coleridge, through this book, Biographia Literaria, that was published in 1817, gave many theories. He gave the theory of fancy and imagination, and in imagination also primary imagination and secondary imagination. And what else? He introduced the theory of willing suspension of disbelief. Willing suspension of disbelief. What it is, I will tell you. Willing suspension of disbelief क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया, विलियम हैजलिट, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, और जॉन कीट्स का क्या पोएम्स भी इसी समय पब्लिश होती हैं। और शैली, लायन एंड सिंथिया, सॉरी सितना भी इसी समय आता है। आगे चलते हैं। 1818 ऑस्टेन नॉर्थैंगर एबी पब्लिश होती है। एंड व्हाट इट इज अ गोथिक नॉवेल। Gothic novel, and here her protagonist Catherine Morland is reading a novel, and one of her favorites is The Mysteries of Udolpho. Remember that? नॉर्थैंगर एबी। और इसी समय आता है जेन ऑस्टन का परसुएशन, कीट्स का इंडेमियन, A Thing of Beauty is a Joy Forever। फेवरिस अटेम्प्ट ऑफ कीट्स। कीट्स ने खुद कहा कि उनकी पोएम क्या, उनका एक फेवरिट अटेम्प्ट था, बिकॉज इट डिडंट गेट द ड्यू acclamation ऑफ दैट टाइम। और आगे देखिए, मैरी सैलीज फ्रैंकेनस्टीन। आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ दिस नॉवेल इन माय प्रीवियस क्लास। नाउ 1819 1819 बायरन का डॉन जुअन फर्स्ट और सेकंड आता है, और सैली का द सेंसी फेमस वर्क, और वर्ड्सवर्थ का कौन सी पोयम? पीटर बेल, द फेमस पोयम ऑफ अ डंकी एंड हिज मास्टर। द मास्टर वाज डेड इन द रिवर एंड हियर वाज पीटर बेल, रफियन, एक गुंडा जिसको नेचर ने बहुत बार इशारे किए कि तुम सुधर जाओ, यू मस्ट लीव द एविल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, बट पीटर बेल नेवर टुक दीज इंडिकेशंस सीरियसली। लेकिन जब वो देखता है कि वो जिस गधे को मान रहा है कि वो उठे, उसको पानी की नदी जो है वो पार कराए, और वो गधा उठ नहीं रहा, क्यों? क्योंकि एक टक वो नदी की ओर देख रहा है जहां पर क्या है, उसके मालिक की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और जब पीटर बेल ये देखता है कि उसका मालिक जो है, जो मरा पड़ा हुआ है नदी में, और गधा उसके लिए रो रहा है, उसका हृदय जो है वो बदल जाता है, इस बात को लेकर के परिवर्तित हो जाता है, इस चीज को लेकर के, और वो उस गधे को लेकर के, उसकी डेड बॉडी को लेकर के मालिक के घर पर जाता है। और गधा जब तक मर नहीं गया तब तक वो अपने मालिक की सेवा करता, अपनी मालकिन की सेवा करता है। सो seeing this faithfulness, seeing this trust between animal and human beings, Peter Bell's heart also changed.
He also became a good man because it was the nature who educated him that what must be a good life. So now Wordsworth, Peter Bell and his another work The Wagner also appears in this year 1820. कीट्स का वर्क कौन सा? लामिया एंड इसाबेला आता है। और उसी समय अगला वर्क द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स, चार्ल्स लैम्ब who is Prince of English essayist या among English essayist. And why he is famous? He is famous because he projected the personal elements in his essays. They are personal essays, unlike Francis Bacon's impersonal essays. And the famous essay is Dream Children, a reverie. And this essay has been prescribed in UPLT exam also. चलिए, एसेज ऑफ एलिया आता है कब? 1820 में। पीबी शैली का इसी समय प्रोमीथियस अनबाउंड, पीबी शैली प्रोमीथियस अनबाउंड लिख रहे हैं। पत्नी क्या लिख रही है? मॉडर्न प्रोमीथियस। किसका सबटाइटल है? मैरी शैली के फ्रैंकेनस्टीन का। आगे चलते हैं। 1821 थॉमस डी क्वेंसी कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर, कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर आता है। बायरन का डॉन जुअन थर्ड और फिफ्थ, थर्ड से फिफ्थ तक यहां पर आता है 3, 4, 5। और शैली का एडोनिस, व्हाट इट इज? इट इज अ पास्टोरल एलेजी, इट इज अ पास्टोरल एलेजी इन विच ही इज लैमेंटिंग ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, जॉन कीट्स की डेथ पर लैमेंट कर रहे हैं। आगे देखिए 1822 बायरन द विजन ऑफ जजमेंट और शैली का हेलास। वर्ड्सवर्थ का एक्लेसियास्टिकल स्केचेस भी इसी समय आता है। आगे बढ़ते हैं। 1823 1823 बायरन का डॉन जुअन, और कब? 6 से लेकर के 10, और उसके बाद आप जोड़ सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 14। समझ रहे हैं? 6 से लेकर के 14 तक यहां पर आता है डॉन जुअन का। मैरी शैलीस वेलपर्गा, ये आता है वर्क। 1824 में बायरन का डॉन जुअन, यानी कहां से? 10, 5, 15 से लेकर के 16 तक, 15 से 16। 1825 हैजलिट का द स्पिरिट ऑफ द एज आता है एग्जिस्टेंस में। 1827 यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन फाउंडेड, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन फाउंडेड। उसके बाद क्लियर द शेफर्ड्स कैलेंडर, ये आता है अल्फ्रेड टेनिसन का पोएम्स बाय 2 ब्रदर्स। याद रखना है कि इन्हीं की डेथ के बाद 1843 में वर्ड्सवर्थ क्या होते हैं? वो यहां के, सॉरी, वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद क्या होते हैं कि अल्फ्रेड टेनिसन जो है वो यहां के क्या बोलते हैं? पोएट लॉरिएट बनते हैं। अब आगे देखिए 1828 ली हंट, वही जो है कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री वाले, इनका वर्क लॉर्ड बायरन एंड सम कंटेम्पररीज, ये एग्जिस्टेंस में आता है। इस एज को हम कहते हैं रोमांटिक एज। क्या नाम है इस एज का? रोमांटिक एज। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमको रोमांटिक एज को कोई ऐसा नाम नहीं देना है कि क्या है, दैट इट इज अ काइंड ऑफ रोमांस एंड रोमांस दैट अकर्स बिटवीन अ कपल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमांटिक एज का मतलब क्या था? शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है थेसिस, और कहां पर? अ मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम में। वहां पर वो कहता है द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेटिव ऑल कॉन्सेप्ट, यानी पागल, प्रेमी और कवि क्या होते हैं? वो सारे इमेजिनेटिव वाले टाइप के होते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में। इसी को हमारे यहां सरदार भगत सिंह ने नारा बनाया था कि पागल, प्रेमी और कवि एक ही छवि के होते हैं। यानी शेक्सपियर के थेसिस का रिमार्क था। शेक्सपियर ने कहा द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेटिव ऑल कॉन्सेप्ट, यानी कि मतलब क्या है कि पागल, प्रेमी और कवि एक ही टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है। रोमांटिसिज्म का मतलब यह है कि यहां के जो ऑथर्स आए
रोमांटिक का एक जनरल मीनिंग आप मान लीजिए तो ये क्या है, ये है बियॉन्ड रियलिटी। क्या है, वास्तविकता के परे जो चीजें हैं, कहां के हैं, जो वास्तविकता के परे हैं, बियॉन्ड रियलिटी, बियॉन्ड बियॉन्ड रियलिटी, यानी वास्तविकता से परे की बातें हैं ये। और कैसे, क्योंकि यहां के जो ऑथर्स थे उन्होंने अपने आप को इस दुख से भरी दुनिया से क्या किया, अपने आप को दूर किया। वो एक इमेजिनेशन जो वास्तविकता से परे होगी, जाहिर सी बात है, कहां की दुनिया होगी, वो इमेजिनेशन की दुनिया। कहां की है, कल्पना की दुनिया है ये, जहां पर क्या है, जहां पर ऐसे लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो वास्तविकता से परे हैं। ह्यूमन काइंड कैन नॉट बियर टू मच रियलिटी। टी.एस. एलियट हैज said this statement 2 times, one in his famous play Murder in the Cathedral and another I think in Burnt Norton or The Hollow Man. We'll have to check it. लेकिन सबसे पहले आते हैं, क्या है, इमेजिनेशन की दुनिया में रहना, कल्पना की दुनिया में रहना, ऐसी कल्पना की दुनिया जो सच ना हो लेकिन फिर भी क्या है, हसीन है। वास्तविकता से इंसान रूबरू होता है तो अपने आप को महसूस करता है कि वो कितना तुच्छ है, कितना ट्रिवियल है, कितना दुख और दर्द है इस दुनिया में। लेकिन जब वो इमेजिनेशन की दुनिया में है, कल्पना की दुनिया में, भले ही वो दुनिया झूठी हो, वहां पर वो खुश है। यहां के ऑथर्स जो हैं वो भी उन्होंने अपनी एक उस दुनिया को बना लिया था। हमारे अकॉर्डिंग ये क्या है, ये एक रोमांटिक हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग ये एक रियलिस्टिक दुनिया में रह रहे थे, यानी ये दुनिया, उनकी वास्तविकता वही थी, वर्ड्सवर्थ की वास्तविकता नेचर ही थी, उसी में वो खुश थे, उसी में वो एकदम व्यस्त थे, उसी में उनको एंजॉयमेंट मिलता था। तो द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट, मैंने 3 नाम लिए, याद रखिएगा, कौन सा, ल्यूनेटिक, दूसरा है लवर, तीसरा है पोएट। कैसे तीनों रोमांटिक होते हैं, पागल कैसे, समझिएगा। ल्यूनेटिक जो होता है पागल, वो क्या करता है, वो अपनी शेड से, अपनी परछाई से, अपनी छाया से लड़ता है, उसे मारता है, उसी के साथ खाता है, खेलता है, सब कुछ करता है, समझ रहे हैं। तो वो उस छाया में, उस शेड में जिन चीजों को देख रहा है वो हम आम आदमी नहीं देख पा रहे हैं, हम जनरल ह्यूमन बीइंग्स के बस की वो बात नहीं है। और इसीलिए वो क्या है, इसीलिए वो रोमांटिक है, क्योंकि वो उसमें वो देख रहा है, शेड में, अपनी छाया में, अपनी परछाई में, जो हम इंसान नहीं देख पा रहे हैं, हम इंसानों के बस की बात नहीं है। दूसरे नंबर पे आते हैं लवर, प्रेमी प्रेमिका। एक लड़की से कितना भी बुराई उसके जो है लवर को लेकर के करिए कि तुम्हारा, जिससे तुम प्यार करती हो, वो एकदम निकम्मा, नाकारा, किसी काम का नहीं है, या आप लड़के से आप बताइए कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो ऐसी है, वैसी है, इस तरीके से है, लेकिन दोनों क्या करते हैं, पेरेंट्स कितना भी समझा लें, कितना भी मना लें, वो जिस वास्तविकता को उन, ठीक है, आपस में देख रहे हैं, जिस चीज को महसूस कर रहे हैं, वो कोई दूसरा व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता है। इसलिए वो क्या है, इसलिए वो रोमांटिक हैं। उनकी सच्चाई यही है, उनकी सच्चाई है वो यहीं पर है, उस रिलेशनशिप में, उस रिश्ते में, उस प्यार में, जिसको कोई नहीं देख पा रहा है लेकिन इनको दिखाई पड़ रही है वो दुनिया, और यही इनकी वास्तविकता है, भले ये दुनिया के लिए क्या हो, रोमांटिसिज्म हो, समझ रहे हैं। और तीसरे नंबर पे आता है पोएट, कवि। वही सड़क पे कुत्ता मरियल सा पड़ा रहता है, आप लात मार करके निकल जाते हैं, वही बुढ़िया जिसे आप धक्का मार के निकल गए, वही गरीब इंसान, वही नेचर, वही सब कुछ जिसको आप कुछ नहीं समझते हैं। एंड द पोएट राइट्स पोएम ऑन देम। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, पहुंच जाता है वो, हर जगह लिखता है पोएम, उस पे अमर बना देता है उसे। वर्ड्सवर्थ ने लूसी को लिखा पोएम को, और जानबूझ करके क्रिटिक्स का मानना है कि वो बता देते हैं कि लूसी अब नहीं रही। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, जब लूसी नहीं रही दुनिया में, मर गई है वो। और क्यों मार दिया, क्योंकि माना जाता है कि ये जो बच्ची थी लूसी की, ये सिंबलाइज कर रही है उनकी उस बच्ची को जो फ्रांस में क्या हो रहा है, कैरोलिन नाम की बच्ची है जो उनके, ठीक है, बिलवेट से उनको पैदा हुई है। और क्योंकि एक नाजायज है,
उस बच्ची को समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। सोसाइटी कांट जो है एक्सेप्ट सच चाइल्ड हु आर इलिजिटिमेट, सच चिल्ड्रन हु आर इलिजिटिमेट, बिकॉज उनको लगता है कि ये क्या है, पाप है किसी का। लेकिन जो कवि होता है उसके लिए क्या है, वो एक प्यार का परिणाम है। इट इज द आउटकम ऑफ हिज लव और एनीबडीज लव। उसके लिए वो एक मीडियम बन जाता है, यानी वो जिस वास्तविकता को उस बच्ची के अंदर देख रहा है, वर्ड्सवर्थ जिस वास्तविकता को इस बच्ची के अंदर देख रहा है, उसे हम आम इंसान नहीं देख सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई ही इज आल्सो रोमांटिक। तो ये डेफिनेशन है जो कि हमें बताई गई थी किसके द्वारा, प्रोफेसर वंदना शर्मा मैम ने बताई थी इसे। प्रोफेसर वंदना शर्मा मैम ने जब उन्होंने रोमांटिसिज्म हम लोगों को पढ़ाया तब इन सब चीजों को लेकर के बताया था हम लोगों को, और ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, और कल की वीडियो में आपको लेकर के आऊंगा और भी कई सारी चीजें, और भी रोमांटिसिज्म के कॉन्सेप्ट जो कि उस समय पॉपुलर होते हैं। तो मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा और भी चीजें फ्रांस को लेकर के कि किस तरीके की कंट्री थी और वहां पे पॉलिटिक्स का क्या उसका रोल था, जहां पर एक ऐसी एज आ रही थी फ्रांस में जो कि एक अब देश मोनार्की से बढ़ करके क्या हो रहा था, डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा था, और किस तरीके से वहां पर इसका इंपैक्ट यहां पर इंग्लैंड के लिटरेचर पर, ब्रिटिश लिटरेचर पर पड़ता है। फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी के क्या मायने होते हैं रोमांटिक लिटरेचर में, उसको हम आपको कल बताते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, जरूर हमें लाइक और कमेंट्स के जरिए बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।